नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डोज ऑफ जीके बाय स्टडी ब्रेक में। वेलकम टू स्टडी ब्रेक डेली डोज ऑफ जीके। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टॉक एक्सचेंजेस। तो आप देखिए, एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसका मालिक अब तक बहुत खुश था, लेकिन अब वो और भी खुश है क्योंकि उसके पास बहुत सारे और ऑर्डर्स आ गए हैं। लेकिन वो ये सोच रहा है कि ये जो ऑर्डर्स है उनको बनाने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए, द मनी दैट आई नीड टू मेक दीज प्रोडक्ट्स, दीज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स, वो पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा। तो वो क्या करेगा, पहले एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? एंजल इन्वेस्टर एक ऐसा धनी आदमी होता है, ऐसा रिच आदमी होता है। सोचिए, इस ओनर का अंकल या फिर कोई बिजनेस फैमिली है जान पहचान वाला, जो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा। या फिर ऐसे फर्म्स भी होते हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं छोटे मोटे अमाउंट्स। इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट हंड्रेड्स ऑफ करोर्स, लेकिन वो 1 2 10 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं। सो एंजल इन्वेस्टर एक ऐसा इंडिविजुअल या फिर एक ऐसा फर्म है जो स्टार्टअप्स को कैपिटल प्रोवाइड करता है। किस किस बेसिस पे करता है? या तो वो स्टार्टअप में एक स्टेक ले लेता है कि तुम्हारे कंपनी का इतना % स्टेक मेरे पास जाएगा, या फिर वो एक डेट साइन करवा लेता है कंपनी से कि जब तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएंगे तुम मुझे पैसे वापस कर देना विद द इंटरेस्ट। सो एंजल इन्वेस्टर्स जनरली सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को जब कोई और सपोर्ट करने के लिए राजी नहीं होता। देखिए, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक स्टार्टअप से आप रिटर्न एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो श्योर है। तो वो लोग वहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स का किस्सा खत्म हो गया, तब वो जाएगा एक बैंक के पास। बैंक से वो लोन ले सकता है, लेकिन बैंक का लोन देने का लिमिट भी लिमिटेड ही है। वो वो हज़ारों करोड़ रुपए नहीं दे सकता एक कंपनी के लिए जो चाहिए। उसको अगर और भी प्रोड्यूस करना है, सोचिए, और ऑर्डर्स आ रहा है और प्रॉफिट्स आ रहा है, उसको और पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, तब वो सोचेगा कि मुझे अब क्या करना है। तो मेरा तो बैंक का दरवाज़ा बंद हो गया क्योंकि मैंने काफ़ी लोन ले लिया बैंक से, एंजल इन्वेस्टर्स से मैंने पैसे ले लिए। इसके बाद वो जाएगा एक ऐसे फर्म को जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होंगे। इन्वेस्टमेंट बैंकर उसको बोलेगा कि देखो भाई, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो बोलेगा, सोचो, मुझे आई नीड 100 करोड़ रुपीज़। तो वो बोलेगा, देखो, 100 करोड़ रुपीज़ तुम्हें कोई नहीं देने वाला, लेकिन मैं दे दूंगा 100 करोड़ रुपीज़। तुम मुझे अपने कंपनी के शेयर्स दे दो। एक एक शेयर का तुम प्राइस फिक्स करो, लेट्स से 10 रुपए होगा एक एक शेयर का प्राइस। तो तुम मुझे 10 करोड़ शेयर्स दे दो, मैं उनको पब्लिक में बेच दूंगा। ठीक है? पब्लिक में बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे मैं पैसे उठा लूंगा। तुमको मैं 100 करोड़ दे दूंगा, तुम मुझे वो पैसे दे दो। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत सारा स्क्रूटिनाइज करेगा, एकदम छान के देखेगा कि ये प्रॉफिट ला सकता है या नहीं, इसके स्टॉक या शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं। लेकिन अल्टीमेटली फंडा ये है, वो बोलेगा यू गो फॉर एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एन आईपीओ जिसको बोलते हैं। तो आईपीओ क्या है? आईपीओ मतलब तुम्हें 100 करोड़ रुपए चाहिए। तुम सोचो, अपने पास 51% शेयर्स रख लो, तो बाकी 49% जो शेयर्स है उसको इस हिसाब से डिवाइड करो ताकि वो नंबर ऑफ शेयर्स जिसको हम बोलते हैं फ्लोट, उससे 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 करोड़ आता है जितना तुम्हें चाहिए, और ये चीज़ हम पब्लिक में बेच देंगे। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी आके शेयर्स देता है पब्लिक को इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल। ठीक है? पैसे उसको चाहिए तो वो शेयर बेच देता है अपने कंपनी का। इससे वो एक पब्लिक कंपनी बन जाता है। तो आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी, तो इससे वो एक पब्लिक कंपनी बन जाता है। लेकिन किसी भी कंपनी को आईपीओ स्टार्ट करने के लिए उस देश के रेगुलेटरी अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ता है। हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस का रेगुलेटरी अथॉरिटी है सेबी, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, पहली बार जो कंपनी है वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचता है पैसे उठाने के लिए। ओके? मेजॉरिटी जो स्टेक होता है ना किसी भी कंपनी का, वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है
जो कॉमन शेयर्स खरीदते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। ऑब्वियसली आप 10 15 100 शेयर्स खरीदेंगे 10 करोड़ में से, तो आपका डिसीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सोचिए कोई 1 करोड़ शेयर खरीदता है उस कंपनी का, तो उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाता है। जो एक्चुअल ओनर है उसके साथ ये वाला जो जिसने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, सोचिए 1 करोड़ रुपया, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर आ जाता है। ठीक है, और वोटिंग पावर्स भी डाइल्यूटेड हो जाते हैं फॉर द ओनर। तो सेबी के पास आईपीओ का एप्लीकेशन डालना पड़ता है, हर एक रेलेवेंट डिटेल देना पड़ता है, कितने शेयर्स रिलीज करेंगे, उसका प्राइस क्या होगा। देखिए प्राइस भी 2 तरीके का होता है, वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन उसका प्राइस बेसिक फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, फेस वैल्यू कितना होगा, अब तक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया या नहीं, ये जो पैसे वो उठाएगा वो किस चीज़ पे यूज़ करेगा, ये सब चीज़ बोलने के बाद सेबी उसको परमिशन देता है। और परमिशन देने के बाद वो एक चीज़ बनाता है जिसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में सारा इंफॉर्मेशन होता है, पास्ट रिकॉर्ड, डिटेल्स ऑफ द आईपीओ, कितने स्टॉक्स है, फ्लोट कितना है, एक एक स्टॉक का प्राइस कितना है, कंपनी का पिछले 5 10 15 सालों में या फिर 3 सालों में कितना किस तरह का प्रॉफिट था। ये सब रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस देखने के बाद ही लोग स्टॉक खरीदना शुरू करते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑन योर राइट। आप अपने राइट में देख सकते हैं कि आईपीओ प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली जो एकदम ग्राउंड लेवल प्रोसेस होता है वो ये है कि कंपनी को पहले एक मैनेजर चूज़ करना, फिनेंशियल मैनेजर चूज़ करना पड़ता है। जैसे आप लोग जब एमबीए करेंगे या फिर आप बैंक में इस तरह का काम करना चाहेंगे, तब आप जाके ये काम भी कर सकते हैं जहाँ पे आप मैनेजर बने इस तरह के आईपीओ का। उसका पूरा जो शेयर मार्केट का फंक्शन है आप देख सकते हैं। तो वो क्या करेगा, एक इन्वेस्टमेंट बैंक से या फिर एक ब्रोकरेज फर्म से कांटेक्ट करेगा मैनेजर। वो बोलेगा कि देखिए हम लोग आईपीओ रिलीज़ करना चाहते हैं, आप बताइए हमें क्या करना है, किस तरह से प्रोसीजर होगा। वो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर या ब्रोकरेज फर्म है उसके साथ ये मैनेजर कम्युनिकेट करता रहता है। जब ये आईपीओ लाइव हो जाता है, मतलब जब ये आईपीओ लोगों के खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो जो इन्वेस्टर्स है वो ये खरीदना शुरू कर सकते हैं कि कितना अमाउंट मुझे इस कंपनी में, कितना अमाउंट मुझे खरीदना है, या फिर से मैं इसके नाम से इतना खरीदूंगा, उसके नाम से उतना खरीदूंगा। और खरीदने के बाद वो जो इन्वेस्टर है उसके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर चला जाता है। ठीक है, जेनरली जो पहली बार जब कोई कंपनी शेयर्स रिलीज करती है, दैट इज द आईपीओ इज जनरली लाइव फॉर 3 to 21 days डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द शेयर्स। ओके, तब जो पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है, ह्यूमन बीइंग्स, इन्वेस्टर्स या फिर कंपनीज, ये इन्वेस्ट कर सकती है। दो, लाइक आई वाज सेइंग, 2 तरह के प्राइसेस होता है। बेस प्राइस जो फेस वैल्यू होता है, जो बेसिक प्राइस होता है, वो 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड प्राइस जो डिटरमाइन किया जाता है, प्राइस पॉइंट्स होता है कि इस टाइम पे एक बार मैं अगर न्यूज़पेपर में डालता हूँ तो कितने बिड्स आ रहे हैं, लोग कितना पैसा देने के लिए तैयार है, ये सब बिड्स एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। और बाय द बिल्डिंग बुक सिस्टम वो एकदम मार्केट डिमांड के हिसाब से चेंज होता रहता है कि इस टाइम पे इतना मार्केट डिमांड है तो चलो शेयर्स छोड़ दो, इस टाइम पे नहीं, कोरोना है, थोड़ा मार्केट डिमांड कम है तो अब थोड़ा शेयर्स रोक के रखो, इस तरह से होता है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ एन आईपीओ और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देयर आर अ फ्यू टर्म्स यू शुड नो अबाउट। पहली बात, प्राइमरी मार्केट, जहां पे आईपीओ छोड़ी जाती है, द प्लेस वेयर द आईपीओ इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। आप और हम जब शेयर खरीदते हैं तब हम प्राइमरी मार्केट में नहीं खरीदते हैं। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ कंपनीज ही शेयर बेचते हैं और जो इन्वेस्टर्स है, जो पहली बार इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं वो जाके खरीदते हैं। सो दैट इज द प्राइमरी मार्केट, जहां से पैसा इन्वेस्टर्स के बीच में एक्सचेंज नहीं होता, पैसा इन्वेस्टर्स के पास से कंपनी के कॉफर्स में चला जाता है, कंपनी के पास वो पैसा जाता है और कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। हम लोग, आप और हम जहां पे शेयर्स खरीदते या बेचते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में डे टू डे ट्रेडिंग होता है, जहां पे आपसे मैं शेयर खरीदूंगा एट अ प्रीमियम प्राइस। प्रीमियम प्राइस क्या होता है, आप देखिए, ये वाला जो होता है ना, इशू प्राइस वर्सेस मार्केट प्राइस।
ऐसा होता है कि हम लोग शेयर जब भी खरीदते हैं वो प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके नहीं खरीदते हैं, वो ज़्यादातर हम लोग फ्यूचर का सोच के खरीदते हैं कि अभी मैं इस कंपनी का शेयर खरीदूंगा, फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर कितना होने वाला है। ठीक है, तो सोचिए मैं किसी बड़े कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ आपसे, और मैं आपको उस शेयर का बेस प्राइस है 10 रुपये, लेकिन मैं उसको आपको देने के लिए तैयार हूँ 400 रुपये। आपके पास इस कंपनी का 100 शेयर है ना, तो कंपनी ने इसको बेचा था 10 रुपये में, आपने खरीदा था 300 रुपये में, मैं आपको 400 रुपये दूंगा, मैं आप मुझे 100 शेयर्स बेच दीजिए। मैं क्यों करूंगा ये? मैं इसलिए करूंगा क्योंकि जब मैं कल इस कंपनी के शेयर्स बेचूंगा तो उसका प्राइस 500 हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये जो 10 रुपये है जिस जिस प्राइस पे कंपनी ने शेयर बेचा था पहली बार आईपीओ में, दैट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू या इश्यू प्राइस। मैं जिस प्राइस पे बेचने के खरीदने के लिए तैयार हूं, दैट्स द मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस, दैट इज 400 अभी माइनस 10 विच इज 390 इज द प्रीमियम ऑन द शेयर। तो शेयर पे इतना प्रीमियम देके मैं खरीद सकता हूँ। मैं प्रीमियम देके क्यों खरीदूंगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये प्रीमियम बढ़ जाएगा 1-2 सालों में। ठीक है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस हमने डिस्कस कर लिया है। इक्विटी आईपीओ और डेट आईपीओ क्या होता है? इक्विटी आईपीओ होता है जब आप शेयर बेचते हैं और कंपनी में जो ये शेयर खरीदेगा उसका उसका ओनरशिप कंपनी में हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी क्यों बोलते हैं? इक्विटी का मतलब है जिसको जितना देना चाहिए हम उतना ही दे रहे हैं, इक्वल नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास 1000 शेयर्स है तो मुझे जितना पैसा मिलेगा उसके पास 10 शेयर्स है तो उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं। मेरे पास 1000 शेयर्स है तो मेरे को 1000 शेयर्स का पैसा मिलेगा, उसके पास 10 शेयर्स है तो उसको 10 शेयर का ही पैसा मिलेगा। तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इक्विटी। जिसको जितना देना चाहिए हम उसको उतना ही देंगे। ठीक है, सो दैट्स इक्विटी आईपीओ, आपको ओनरशिप मिलेगा कंपनी में। डेट आईपीओ क्या होता है कि नहीं, मैं आपको एक बॉन्ड देता हूं, ये बॉन्ड आप ले लीजिए, इस बॉन्ड के बदले में मुझे पैसा दे दीजिए। मैं आपको कंपनी में कोई ओनरशिप नहीं देने वाला, लेकिन जब मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको वापस कर दूंगा एट अ हायर प्राइस, इंटरेस्ट लेके मैं आपको वापस कर दूंगा, आप मुझे ये बॉन्ड के पेपर्स वापस कर दीजिए। डेट आईपीओ में कंपनी का ओनरशिप नहीं होता, लेकिन इक्विटी आईपीओ में कंपनी का ओनरशिप होता है। अंडरराइटर कौन है? अंडरराइटर वो है जो किसी कंपनी के लिए इस तरह का काम करता है, द इंस्टीट्यूशन इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग द आईपीओ प्रोसीडिंग्स एट द बिहेस्ट ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी के लिए ऐसा काम करने वाले को अंडरराइटर बोलता है। फ्लोट हमने डिस्कस कर लिया। एफपीओ क्या होता है? एफपीओ का मतलब है फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, पहली बार जब कंपनी शेयर बेचता है तो उसको बोलता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सोचिए कंपनी को और 100 करोड़ चाहिए तो वो और थोड़ा अपना कंपनी का शेयर बेच रहा है, तो वो उसको बोलेंगे हम फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग या एफपीओ। डाइल्यूटिव एफपीओ भी होता है। डाइल्यूटिव एफपीओ मतलब मैंने क्या किया, मैंने पहले मुझे अगर 100 करोड़ रुपए चाहिए थे तो मैंने 10 करोड़ शेयर्स लिए, अब मैं उस 10 करोड़ को भी डिवाइड कर रहा हूं कि नहीं, एक एक शेयर का प्राइस 5 होगा लेकिन 20 करोड़ शेयर्स होंगे, तो मैंने डाइल्यूट कर दिया शेयर को। या फिर मैं नए शेयर्स बेच रहा हूं, मैंने पहले जो 10 करोड़ शेयर्स थे उसका प्राइस कम कर दिया, ये नए शेयर्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो उससे क्या हुआ, शेयर का प्राइस डाइल्यूट हो गया। मतलब तुम्हारे पास अगर पहले 10 रुपए का था तो अब तुम्हें उतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन तुम्हें उतने शेयर्स भी लेने पड़ेंगे। तो अगर तुम्हारे पास पहले 10 शेयर्स थे इक्वल अमाउंट करने के लिए, तुम अभी 20 शेयर्स ले लो। ठीक है, सो दैट इज योर डाइल्यूटिव एफपीओ। अब हम आते हैं एक ऐसे जगह पे जहां पे ये सब सेलिंग और बाइंग होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे शेयर, स्टॉक्स, इस तरह के और भी चीज़ों का बाइंग और सेलिंग होता है। आप अपने राइट में देख सकते हैं द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम BSE बोलते हैं, उसका बिल्डिंग है ये। किसी भी देश का या किसी भी रीजन का सारे जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ओवर द काउंटर मार्केट्स होते हैं। ओवर द काउंटर मतलब जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नहीं होता, हम जाके शेयर्स का पेपर देते हैं और बदले में पैसे लेके आ जाते हैं काउंटर में। सो दैट्स योर ओवर द काउंटर मार्केट्स। तो ये सारे जो स्टॉक एक्सचेंजेस और ओवर द काउंटर मार्केट्स होते हैं, उन सबको मिला के किसी देश का स्टॉक मार्केट होता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट
refers to the collection of markets and exchanges where regular activities of buying, selling and issuance of shares of publicly held companies take place. कोई अगर ये बोलता है कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूं, मतलब वो इस तरह के किसी एक्सचेंज में शेयर्स खरीदता और बेचता होगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट बोला जाता है उसको ऑब्वियसली, लेकिन वहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेची और खरीदी जाती हैं, जैसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन स्टॉक्स हो गए। डेरिवेटिव्स क्या है हम देखेंगे। कमोडिटीज़ हो गए। मैं किसी को बोलता हूँ कि अब मैं फ्यूचर में इतना सारा शुगर प्रोड्यूस करने वाला हूँ, क्या तुम उसका ओनरशिप लोगे? फ्यूचर में होगा। देखिए मैं बहुत सालों से शुगर प्रोड्यूस करता आ रहा हूँ, तो आप ये क्यों नहीं खरीदते? कमोडिटीज़ एक्सचेंज होता है, करेंसीज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ स्टॉक्स या शेयर्स नहीं, ये सब चीज़ें भी खरीदी और बेची जाती है। इक्विटी और डेट तो मैंने आपको समझा ही दिया है। इक्विटी का मतलब होता है कि आपको कंपनी में ओनरशिप मिलेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट्स, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आपको प्रॉफिट का एक शेयर मिलेगा। प्रॉफिट के उस शेयर को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो ऑफ कोर्स आपको प्रीमियम तो मिलता ही है। अगर शेयर का प्राइस बढ़ता रहता है तो आपको प्रीमियम तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ आपको कंपनी के हिसाब से मिल जाता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। इक्विटी को छोड़ के कंपनीज कभी कभी डेट बॉन्ड्स भी दे देते हैं, बॉन्ड भी दे देते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये तुम ये पेपर्स रख लो कंपनी के, पैसे मुझे दे दो, जब मेरे पास पैसे होंगे, सोचो 1 साल में या फिर 2 साल में पैसे होंगे, तो 2 साल का बॉन्ड है ये। उस पीरियड के बाद प्रिंसिपल अमाउंट तो मैं आपको दूंगा ही, उसके साथ मैं आपको इतना इंटरेस्ट भी दूंगा ताकि आपका पैसा कुछ इनकम कर सके, तो आप मुझे वो बॉन्ड का पैसा दे दीजिए। जो ओनरशिप वाला मार्केट होता है उसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट, और जो ये बॉन्ड वाला मार्केट होता है उसको बोलते हैं डेट मार्केट। तो बॉन्ड वाले मार्केट में आपने एक वर्ड बहुत बार सुना होगा जिसको बोलते हैं डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट ही होता है, एक डेट मार्केट में ट्रेड किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट ही होता है। और उसके साथ स्पेशली देखिए, बॉन्ड के साथ क्या होता है, कोई चीज़ या फिर कोई कोलैटरल उसके साथ दिया जाता है। जैसे मैंने कोई बॉन्ड खरीदा तो उसके साथ ये अगर मैंने आपको पैसे नहीं दिए वापस तो आप मेरा इतना शेयर ले सकते हैं, या फिर आप मेरा ये चीज़ बेच के अपना पैसा उठा सकते हैं। लेकिन डिबेंचर में उस तरह का कोई फिजिकल एसेट या कोलैटरल का सिक्योरिटी नहीं दिया जाता। ये बहुत शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जनरली कंपनी एक्सपेंशन के लिए, और एक्सपेंशन होने के बाद 1 साल के अंदर पैसे वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है। इनको रेवेन्यू बॉन्ड्स भी बोलते हैं, और दे मे बी एक्सपेक्टेड टू बी पेड आउट से जब कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। डिबेंचर्स कभी भी एसेट बैक नहीं होते हैं, ठीक है। इसका कोई कोलैटरल या कोई एसोसिएटेड एसेट नहीं होता है। सिर्फ जो डिबेंचर देता है उसके ऊपर भरोसा करके हम डिबेंचर लेते हैं, और कुछ भी नहीं होता। अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो ये है डिबेंचर। स्टॉक मार्केट्स दुनिया में आए कैसे, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फ्रांस में 12th सेंचुरी में, मतलब 1100s में फर्स्ट ब्रोकर्स आए थे। एक्चुअली हुआ क्या था, जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ थे वहाँ पे, उनको पैसे चाहिए थे एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस में एक्सपेंशन हो रहा था, वॉर्स हो रहे थे। आपको पता ही है 1100s में फ्रांस ने बहुत सारे वॉर्स लड़े थे, ओके। इंग्लैंड पे आक्रमण किया था फ्रांस ने, तो उनको बहुत सारा खाना चाहिए था सोल्जर्स के लिए, अपने पब्लिक के लिए। तो उन्होंने बोला कि आप लोग चलो पब्लिक से पैसे उठाओ, ये कुछ लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ये ब्रोकर्स हैं। उनका नाम था कोटिये डू चांस। आप यहाँ पे दे सकते हैं कोटिये डू चांस। कोटिये डू चांस का मतलब है, कोटिये मतलब ब्रोकर्स, डू मतलब ऑफ, चांस मतलब एक्सचेंज। तो आप लोग अपने आप जो प्रोड्यूस करेंगे एग्रीकल्चर, उसका एक बॉन्ड हमें दे दो, हम वो पब्लिक को बेच देंगे। पब्लिक से पैसा उठा के आप अपना एग्रीकल्चर करो, ओके। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट हो उसका शेयर आप इन ब्रोकर से शेयर करो, ठीक है।
The Courtier d'Auchange, concerned with managing and regulating the debts of agriculture communities on behalf of the banks, also traded with debts. ठीक है, तो उन्होंने ये शुरू किया था. They were the first brokers in the world. जो ग्रैंड ब्रिज है पेरिस में, जिसको हम बोलते हैं पॉन्ट ऑशॉन्स, आप देख सकते हैं राइट में ये पिक्चर है पॉन्ट ऑशॉन्स का. पॉन्ट ऑशॉन्स में वो लोग मिलते थे एंड दे वुड एक्चुअली ट्रेड इन दीज काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेट्स, एग्रीकल्चर डेट इंस्ट्रूमेंट्स. जो एक्चुअली जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं उनके नाम से ये नाम आता है पॉन्ट ऑशॉन्स. ओके, जो पहले कमोडिटी ट्रेडर्स थे वो ब्रुजेस बोल के एक सिटी है ऑस्ट्रिया में, वहाँ पे पहली बार उन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग किया था. एक इन है ब्रुजेस में जिसको बोलते हैं ह्यूस्टर बर्स. बर्स का मतलब आप जानते ही होंगे, बर्स जो लैटिन रूट है जिसका मतलब है वॉलेट या मनी बैग, जहाँ पे पैसे रखे जाते हैं उसको बोलते हैं बर्स, जहाँ से इम्बर्स या रीम्बर्स या पर्स ये सब वर्ड्स आते हैं. तो ह्यूस्टर बर्स, ये जो इन है आप राइट में देख सकते हैं, दिस इज ओन्ड बाय द वैंडरबर्स फैमिली. ऑफ कोर्स वैंडरबर्स का नाम भी वहीं से आता है कि इनके पास वो पैसा होता था या इनके पास वो स्टोर किया जाता था जैसे मनी बैग में स्टोर किया जाता है. इस पूरे बिजनेस को 200 सालों में इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था जिसका नाम था ब्रुजेस बर्स. ब्रुजेस बर्स मतलब ब्रुजेस का वॉलेट. ठीक है, द आइडिया क्विकली स्प्रेड अराउंड यूरोप. तो यहाँ से ये शुरू हुआ इस तरह के ट्रेडिंग का और ये यूरोप में फैल गया. उसके बाद इटली में, फ्रांस में, जर्मन में, रशिया में आप देख सकते हैं हर जगह पे इस तरह का बिजनेस चालू हो गया. ठीक है, 14th सेंचुरी में पहले शेयर्स बेचे गए. 13th सेंचुरी के मिडिल में मतलब 1250 के आसपास जो वेनिस के बैंकर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना शुरू किया. ठीक है, इटालियन कंपनीज ने पहली बार शेयर्स भी लॉन्च किए थे जो बाद में इंग्लैंड और लो कंट्रीज मतलब जो साउथ ऑफ यूरोप में जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज ने शुरू किया 16th सेंचुरी में. उस टाइम पे शुरू हुआ था यूरोपियन कोलोनाइजेशन. 1600s में कोलोनाइजेशन जब शुरू हुआ तब पहली बार जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया गया. इतना बड़ा कंपनी चाहिए था, जैसे आप अगर डच ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं तो आप देखेंगे वो इतने बड़े कंपनीज थे कि उनके लिए कोई एक आदमी या गवर्नमेंट अकेले पैसे खर्च नहीं कर सकता था. तो उनको चाहिए था कि हमें और पैसे मिले और वो सारे पैसे पब्लिक से उठाया गया था. एक जॉइंट स्टॉक कंपनी था जहाँ पे शेयर होल्डिंग किया गया था न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए. और आपको बाद में पता ही है कि ये कंपनीज कितने सक्सेसफुल हुए थे इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में आके. और इसी वजह से आप देखेंगे कि इंग्लैंड या फ्रांस या जो भी कॉलोनाइजेशन करते थे उनका जनरल पब्लिक का रिचनेस बहुत बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस काइंड्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज थे. डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो पहले एम्स्टर्डम में शुरू हुआ था. एक जगह था जहाँ पे जिसका नाम था न्यूवेब्रुग. न्यूवेब्रुग में पहली बार इस कंपनी के शेयर्स ट्रेड किए गए थे. पहले तो ये एक ही कंपनी के शेयर्स ट्रेड किए जाते थे, डेरिवेटिव्स भी धीरे धीरे शेयर किए जाने लगे. विल सी व्हाट डेरिवेटिव्स आर. डिविडेंड पहली बार अगले साल दिया गया 1607 के बाद. 1608 में पहली बार जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे उनको पहली बार डिविडेंड दिया गया. जो फ्यूचर ट्रेडिंग है ये भी एम्स्टर्डम में ही शुरू हुआ था आफ्टर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टार्टेड. ओके, तो ऐसे शुरू हुआ स्टॉक मार्केट दुनिया में. इंडिया में क्या हुआ था? इंडिया में पहली बार स्टॉक मार्केट इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में बॉम्बे में, जिसका नाम अब जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ये. 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट किया गया था वहाँ के टेक्सटाइल मिल्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज रहा नहीं, वो बंद हो गया. कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज 1908 में चालू हुआ था. आप नीचे देख सकते हैं लेफ्ट में कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग और राइट में मुंबई में जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस रास्ते को बोलते हैं दलाल स्ट्रीट. सो दिस इज दलाल स्ट्रीट इन मुंबई बैक इन 1875. मद्रास स्टॉक एक्सचेंज चालू हुआ था 1920 में. बीच में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज चालू हुए, बंद हो गए. ठीक है, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज सारे बंद हो गए. चालू होने के बाद आज के दिन में इंडिया में 8 एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ कोर्स जो बॉम्बे में है, और
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज IFSC लिमिटेड। ये 8 स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में आज के दिन में एक्टिव है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दोनों का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, ये दोनों कंपनीज इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है और दोनों का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2 ट्रिलियन से ऊपर है। ठीक है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे वो ज़्यादातर प्रोमिनेंट बने, जैसे नेशनल लेवल स्टॉक एक्सचेंजेस जो है, जैसे पहले जो 2015 में बंद हो गया था ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, वो 2015 में बंद हो गया, या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चालू हुआ था 1991 लिबरलाइजेशन के बाद ही। 1988 में एक इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस तरह के चीज़ों को, इस तरह के कमोडिटी एक्सचेंज या शेयर एक्सचेंज को रेगुलेट करता इंडिया में। लेकिन 4 सालों तक, 1988 से 1992 तक, सेबी के पास स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं थे, मतलब रूल मेकिंग पावर्स नहीं थे। 1992 में आफ्टर द 1991 लिबरलाइजेशन, उसके 1 साल बाद सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया जिससे सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए। ठीक है, दैट इज SEBI was given additional statutory powers by the government of India through an amendment to the SEBI Act 1992. Okay? SEBI का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, लेकिन रीजनल ऑफिस है नॉर्थ में न्यू दिल्ली में, ईस्ट में कोलकाता में, साउथ में चेन्नई में और वेस्ट में अहमदाबाद में। ठीक है। SEBI से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज इस चीज़ को देखती थी, लेकिन जो ऑफ कोर्स विच वाज बेस्ड ऑन द कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट ऑफ 1947, लेकिन वो बंद कर दिया गया बिकॉज इट वाज डिसफंक्शनल। उसके बाद सेबी ये काम करता आ रहा है एंड इट हैज़ बीन क्वाइट सक्सेसफुल। सेबी के जो मैनेजमेंट टीम में होते हैं एक चेयरमैन होता है जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है, 2 मेंबर्स होते हैं यूनियन फिनेंस मिनिस्टर से, रिजर्व बैंक से 1 मेंबर होता है, और जो बाकी 5 मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है, जिसमें से 3 लोग होल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 लोग पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ सेबी। सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर लुकिंग आफ्टर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया प्राइमरीली। This is the SEBI building in Mumbai. Okay, it's an excellent building. If you visit Mumbai, you should definitely visit the Bombay Stock Exchange and the SEBI building. अब हम आते हैं कॉमन और प्रेफर्ड स्टॉक में। कॉमन स्टॉक वो होता है जो हम और आप खरीदते हैं। ठीक है, कॉमन स्टॉक अगर आप खरीदते हैं, सब्सटैंशियल नंबर्स में खरीदते हैं, तो आपके पास कंपनी का ओनरशिप का एक पार्ट आ जाता है और आप डिसीजन मेकिंग बॉडी के पार्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी किसी कंपनी में कॉमन स्टॉक खरीदते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? प्रेफर्ड स्टॉक मतलब जिन लोगों को प्रेफर किया जाता है। सोचिए मेरे कंपनी में कोई एम्प्लॉई है, तो मैं उन एम्प्लॉई को स्टॉक देना चाहता हूँ। ठीक है, कि तुमने मेरे कंपनी में काम किया इतने सालों से, 5 साल से ज़्यादा काम किया, तो आई विल गिव यू एम्प्लॉय स्टॉक्स। ठीक है, तो वो हो गया प्रेफर्ड स्टॉक्स। या फिर मैं सोचिए मेरा कोई जान पहचान वाला है, उसको मैं कोई स्टॉक एलोकेट करके रखना चाहता हूँ, मैं पब्लिक में बेचना नहीं चाहता, तो वो प्रेफर्ड स्टॉक हो गया। प्रेफर्ड स्टॉक ओनर्स जनरली डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। जैसे एम्प्लॉयज़ को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, या फिर मेरा दोस्त है, उसको मैंने स्टॉक बेच दिया प्रेफर्ड स्टॉक्स, उसके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, बस उसको पैसा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और अगर वो बेचना चाहता है, बेचने के लिए भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो बेचना चाहता है तो वो बेच के पैसा कमा सकता है। शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक्स डू नॉट टेंड टू राइज और फॉल इन प्राइस एज sharply as common shares over time. Investors value them for their dividends, not for their potential for growth. तो वो डिविडेंड जो आता है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, उससे जो प्रॉफिट का शेयर हमें मिलता है, उसी से प्रेफर्ड शेयर का इनकम होता है, ना कि वो बेच भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेच नहीं सकते, बेच भी सकते हैं, लेकिन बेच के उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना डिविडेंड से फ़ायदा होता है। लेकिन कॉमन स्टॉक अगर आप देखते हैं, हम और आप जो खरीदते हैं किसी और कंपनी में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो प्रीमियम बढ़ता रहता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो प्रीमियम के हिसाब से हम जब शेयर्स बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट आता है। डिविडेंड के ऊपर हम इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, और कंपनी डिसाइड करती है कि डिविडेंड देना है या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो डिविडेंड देती भी नहीं है, बिकॉज डिविडेंड किसी को चाहिए भी नहीं होता है। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक में डिविडेंड देना ज़रूरी है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है
दो पार्टीज के बीच में, which is derived from the value of an underlying asset, इसीलिए इसको डेरिवेटिव बोलते हैं। अंडरलाइंग एसेट मतलब कोई स्टॉक है, वो स्टॉक मैं आपको फ्यूचर में बेचूंगा, अभी नहीं, इतने टाइम, आप अगले साल इस टाइम पे बेचूंगा, तो उसके लिए आप अभी मुझे कितना पैसा देंगे, जिसका प्राइस डिपेंड होगा किसके ऊपर, इस स्टॉक के प्राइस इंक्रीज के ऊपर, है ना। तो डेरिवेटिव्स उस तरह का चीज होता है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, एक ऐसा एसेट है मेरे पास जिसको मैं फ्यूचर में बेचूंगा आपको, आप मुझे अभी उसके लिए कितना पैसा देंगे, फ्यूचर में आपको पैसा लगेगा 100 करोड़ रुपीज, आप अगर आज के दिन में खरीदेंगे तो 80 करोड़ में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। सो दैट इज डेरिवेटिव्स। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहला होता है फ्यूचर्स। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक लीगल एग्रीमेंट होता है कुछ चीज़ खरीदने और बेचने के लिए, जैसे कोई कमोडिटी हो गया या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्टॉक्स हो गए, डेट्स हो गए, ठीक है, बॉन्ड हो गया, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर बिटवीन पार्टीज नॉट नोन टू ईच अदर। फ्यूचर में ये बिकेगा तो अभी तुम बुक करके रखो, क्योंकि फ्यूचर में अगर तुम बुक करने लगे तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो अभी बुक करके रखो। दैट इज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ये एक प्राइवेट और कस्टमाइजेबल एग्रीमेंट होता है, मतलब फ्यूचर में आप इसका प्राइस चेंज कर सकते हैं। दैट सेटल्स एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट एंड इज ट्रेडेड ओवर द काउंटर, ठीक है। ऑफ कोर्स फ्यूचर्स के डेफिनेशन में या फिर ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको तब ज़रूरत होगा जब आप अपने MBA कॉलेज में या बैंक में इस तरह का काम करेंगे। इफ़ यू गेट इनटू फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इन बैंक्स, इफ़ यू मैनेज दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, और इफ़ यू आर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, तब आपको इस तरह का काम चाहिए होगा, इस तरह का नॉलेज चाहिए होगा। नेक्स्ट होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है? ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे बायर को, जो खरीदने वाला है इस चीज़ को, इस फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को या फिर स्टॉक को, उसको एक ऑप्शन दिया जाता है कि देखो भाई तुम खरीद सकते हो, यू आर एलिजिबल, ठीक है, लेकिन तुम्हारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये जो एसेट है मेरे पास, ये स्टॉक है या फिर ये इंडेक्स है या फिर ये पर्टिकुलर कमोडिटी है या ये चीज़ है, एक स्पेसिफिक प्राइस पे तुम खरीद सकते हो इस डेट से पहले, मतलब मई एंड से पहले तुम एक स्पेसिफिक प्राइस में इस चीज़ को खरीद सकते हो, अगर खरीदना चाहो तो। अगर नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदो। ये एक सिक्योरिटी होता है, ठीक है। जैसे एक स्टॉक या बॉन्ड एक सिक्योरिटी होता है ना, फ्यूचर में कुछ पैसे आएंगे मेरे पास, इस तरह से ये भी एक सिक्योरिटी होता है। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़े तो मैं ये खरीद सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खरीदूंगा। सपोज आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बिजनेस टू कम, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं एक ऑप्शन खरीद लूँगा, जहाँ से अगर वो बिजनेस आया तभी मैं ये ऑप्शन का पैसा लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। Okay, it constitutes a binding contract with strictly defined terms and properties. अगला होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड्स क्या होता है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक नॉन स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी के बीच में कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर एसेट है, फ्यूचर में इस टाइम पे इस प्राइस पे आपका ये कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद सकते हैं या फिर आप बेच सकते हैं। This has standardized terms and is traded on an exchange where prices are settled on a daily basis until the end of the contract. जब तक कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तब तक ये प्राइस चेंज होता रहता है। फ्यूचर में इस डेट पे जो भी प्राइस है मैं खरीदूंगा, ठीक है, लेकिन मैं बीच में अगर खरीदना चाहता हूँ या फिर बेचना चाहता हूँ, ऑल दिस थिंग्स, देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स इन अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का डेरिवेटिव ही होता है। और उसके बाद होता है स्वैप्स। स्वैप क्या हो गया? इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन टू काउंटर पार्टीज टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कैश फ्लोज और पेमेंट्स फॉर अ सर्टेन टाइम। लाइक इस टाइम तक आप थोड़ा सा आप अपना शेयर हम आपको देंगे, आप अपना शेयर मुझे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह का स्वैप हम करते रहेंगे एक टाइम तक। These instruments can be almost anything, but most swaps involve cash based on a notional principal amount कि इस टाइम पे इस पैसे का इतना प्राइस होगा तो अभी हम एक्सचेंज करते रहेंगे, थोड़ा आप ले लीजिए, मैं थोड़ा ले लेता हूँ, मुझे थोड़ा पैसे ज़रूरत है, आप थोड़ा मुझे स्वैप का ये पैसा दे दीजिए, तो मैं इसको बेच के थोड़ा पैसा कमा लूँगा, फिर आपको मैं वापस कर दूँगा। These kinds of lots of agreements and all. So these are the types of derivatives that you have: futures, options, forwards and swaps. नेक्स्ट आता है, आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट डिस्कस किया है हमने, अब आता है टर्शियरी और क्वार्टरनरी मार्केट्स में, ठीक है। टर्शियरी मार्केट क्या होता है या थर्ड मार्केट जिसको बोलते हैं? थर्ड मार्केट में हम लोग जो लिस्टेड स्टॉक्स है उसी को बेचते हैं, लेकिन कौन बेचता है ये इंपॉर्टेंट है। नॉन एक्सचेंज मेंबर ब्रोकर डीलर्स, मतलब
एक्सचेंज के मेंबर्स नहीं हैं, इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं वो थर्ड मार्केट में बिजनेस करते हैं। जो सोचिए मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर हूँ, तो मेरे पास तो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ही इज़ अ रजिस्टर्ड ब्रोकर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सपोज मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड मार्केट में बेचूंगा। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, सोचिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको किसी कंपनी का शेयर नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा थर्ड मार्केट में और बोलेगा कि यार ठीक है, मैं मानता हूँ तुम रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास है क्या, तो मैं उसको खरीदूंगा। So third market consists of trading conducted by non-exchange member broker dealers and institutional investors. लेकिन कौन सा चीज थर्ड मार्केट में बेचा जाता है, सिर्फ एक्सचेंज लिस्टेड स्टॉक्स ओनली। इस एक्सचेंज में जो लिस्टेड स्टॉक्स है वही बेचा जाता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज लिस्टेड सिक्योरिटीज that are being traded over the counter between broker dealers who are non-exchange members and large institutional investors. फोर्थ मार्केट क्या होता है, फोर्थ मार्केट में सिक्योरिटीज डायरेक्टली बेचा जाता है इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जैसे थर्ड मार्केट में क्या होता है, ब्रोकर्स होते हैं लेकिन वो ब्रोकर्स रजिस्टर्ड नहीं होते। फोर्थ मार्केट में ब्रोकर्स होते ही नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, रिलायंस आया, टाटा आया, दोनों ने अपने आप में बेच लिया, ये तुम मेरा शेयर ले लो, मैं तुम्हारा शेयर लेता हूँ, चलो ठीक है। सो दीज आर थर्ड एंड फोर्थ मार्केट्स। ऑफ कोर्स ऐसा कोई मार्केट नहीं है जैसे आप किसी मार्केट में जाके सब्जी खरीदते हैं, वहाँ पे लोग बैठ के बेच रहे होते हैं, ऐसा कोई मार्केट नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मार्केट बोलते हैं। कोई अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन करता है वो थर्ड या फोर्थ मार्केट में आ जाता है ऑटोमेटिकली। मेन रीज़न क्या है थर्ड एंड फोर्थ मार्केट बनाने का, मेन रीज़न इज जब हम स्टॉक्स या शेयर्स बेचते खरीदते हैं ना, तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उन स्टॉक्स में। तो मैं प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये जान पाए कि मैं ये स्टॉक खरीदने वाला हूँ और ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस बढ़ा दे। तो मैं क्या करूँगा, मैं चुपचाप जाके एक नॉन एक्सचेंज ब्रोकर से बात करूँगा, इतना शेयर बेच दोगे क्या, तो वो मैं खरीद लूँगा, ठीक है। या फिर मैं किसी कंपनी से बात करूँगा कि तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर कंपनी के इतने शेयर है, विल यू सेल इट टू मी, तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा इसके लिए। तो दैट वो जो चुपचाप में ये काम हो जाता है उसको बोलते हैं थर्ड या फोर्थ मार्केट, ओके। जो एवरेज इन्वेस्टर है, मतलब आप और हम, हमारे स्टॉक के प्राइस पे थर्ड मार्केट या फोर्थ मार्केट में क्या हो रहा है उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो इट्स लाइक अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ये है आपके फोर मार्केट्स। प्राइमरी मार्केट्स आपको पता ही है, कंपनी शेयर बेचता है पब्लिक को। सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में ये शेयर किया जाता है, ये सेल या बाई किया जाता है, पहले एग्रीमेंट पे आते हैं फिर सेल और बाई करते हैं। थर्ड मार्केट में क्या होता है, पब्लिक टू पब्लिक ही होता है या फिर कंपनी टू पब्लिक हो सकता है, कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है, लेकिन ब्रोकर्स होते हैं और सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज ही बेचे जाते हैं। फोर्थ मार्केट ज़्यादातर टेलीफोन में हो जाता है, कोई अलग मार्केट प्लेस नहीं है। मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं सोचो रिलायंस का इतना शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो मैं टाटा को फ़ोन करूँगा, अरे रतन टाटा, तुम्हारे पास रिलायंस का इतना शेयर है, अगर है तो मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। तो रतन टाटा मुझे बेच देता है, तो दैट्स द फोर्थ मार्केट, ओके। सो दीज आर योर मार्केट्स। मेजर स्टॉक एक्सचेंजेज क्या क्या है इंडिया में? ऑफ कोर्स the most important stock exchange in India is the Bombay Stock Exchange. This is the oldest stock exchange in Asia, also largest in India. इंडिया के जो ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस होते हैं 70 to 80% वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही होते हैं। 1885 में इसको चालू किया गया था। 1880 एक्चुअली फॉर्मलाइज किया गया था 1887 में, जब नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन में बॉम्बे में ये स्टार्ट किया था, ओके। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसको बोलते हैं बोल्ट, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग। बोल्ट से उनका जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें हर रोज़ 5 लाख ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं और उनका डेली टर्नओवर होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 200 करोड़ से ऊपर। लाइक रिसेंटली यू मस्ट हैव हर्ड 230 करोड़ का हुआ था, पेपर में आया था। टोटली क्लोज टू 5500 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड मतलब क्या है, मतलब इन कंपनीज का शेयर आप खरीद बेच सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओनली स्टॉक एक्सचेंज जिसको गवर्नमेंट में परमानेंट रिकॉग्निशन दे रखा है, और ये एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अब बॉम्बे या महाराष्ट्र में ये लिमिटेड नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसीलिए
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस पूरे इंडिया में है, नए ऑफिसेज भुवनेश्वर में है, बहुत सारे जगहों पे है। ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में तो है ही, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता और मद्रास में, लेकिन और भी जगह पे है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अभी एक फुल फ्लेज पब्लिक कंपनी भी है जिसका शेयर ट्रेड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट आया था एलपीजी के बाद, मतलब 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद 1992 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डीम्यूचुअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन द कंट्री। ओके, सब बहुत मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है, लगभग 1670 कंपनीज है लिस्टेड यहाँ पे। दिस इज द 12th लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, बहुत ही मॉडर्न सिस्टम्स हैं। दिस इज द 1 ट्रिलियन क्लब। ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, ये वाले वो सब स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवरऑल 1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। तो इंडिया में ऐसे दो ही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का $20 ट्रिलियन से ऊपर है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है लगभग $3 ट्रिलियन, 2.8 टू बी प्रिसाइज, और मेरे ख्याल से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है $2.2 ट्रिलियन। और भी बहुत बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल डॉयचे बॉर्स इज रियली बिग, नैस्डैक आपने नाम सुना होगा, ये भी एक 10 ट्रिलियन कंपनी है। फिर आपका जापान एक्सचेंज ग्रुप 10 ट्रिलियन का कंपनी है, शंघाई एक्सचेंज ग्रुप 10 ट्रिलियन का है। ऐसे यूरोप में भी यूरोनेक्स्ट या फिर नैस्डैक ओएमएक्स नॉर्डिक एक्सचेंज, ये सब बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। सो दीज आर द मेजर 16 exchanges which have revenues over $1 trillion। ठीक है, इंडिसेस क्या होते हैं और इंडिसेस क्यों कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? देखिए, अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स खरीदने जाएंगे तो इतने सारे स्टॉक्स के नंबर्स, इतने सारे स्टॉक्स के कोड्स देख के आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, मार्केट कैसा है, मुझे स्टॉक खरीदना चाहिए भी या नहीं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, क्या किया है उसने, 1978-79 को बेस बना के उन्होंने बोला कि 1978-79 में लेट अस चूज 30 कंपनीज। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स से हम लेते हैं, 30 कंपनीज को उठाते हैं। 30 कंपनीज को उठाने के बाद हम ये देखते हैं कि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, सोचिए $50 ट्रिलियन, ऐसा कुछ होगा, उसको हम 100 मानते हैं। दिस इज 100। 1978 में वो जो 30 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स थे, जिनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव कंपनी स्टॉक्स या फिर ब्लू चिप स्टॉक्स, वो जो स्टॉक्स थे, वो स्टॉक्स का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लेट अस टेक इट एज 100। और हम देखते हैं कि हर साल में उस 100 के हिसाब से इस टाइम के जो टॉप 30 कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स है, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बढ़ा है। सोचिए, 1978-79 में टॉप 30 कंपनीज हमने ले लिए, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने देखा कि सोचिए वो $20 ट्रिलियन है। चलिए, $20 ट्रिलियन को हम 100 पकड़ लेते हैं। आज के दिन में अगर हम टॉप 30 कंपनीज उठाते हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अब अगर आप पूरा देखेंगे तो उसका प्राइस होगा, सोचिए, $100 ट्रिलियन। तो अभी सेंसेक्स का वैल्यू कितना होगा, $100 ट्रिलियन बाई $20 ट्रिलियन, दैट इज 5 into 100, 500 वैल्यू होगा। तो अभी जो आप देख रहे हैं ना, सेंसेक्स 40,000 क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 1978-79 के टॉप 30 कंपनीज को ले ले, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे, उस हिसाब से आज के दिन में टॉप 30, उनका तरीका है चूज करने का, टॉप 30 ले लेते हैं। टॉप 30 कंपनीज का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो उसका प्राइस होगा 400 टाइम्स ऑफ दैट, उस 1978 के मार्केट कैपिटलाइजेशन का 400 टाइम्स। ठीक है, तभी ये 40,000 हुआ है। इंडेक्स पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन हिसाब से लेते थे, जैसे मैंने आपको बताया, आजकल तो हर रोज होता है, विच इज कॉल्ड द
फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी। फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी मतलब हर रोज ये कैलकुलेट होता है, हर वक्त कैलकुलेट होते रहता है। इट्स लाइक अपडेटिंग इटसेल्फ एवरी टाइम। जिस हिसाब से इन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हो रहा है उस हिसाब से सेंसेक्स चेंज होता जा रहा है। ग्लोबली रिकग्नाइज्ड मेथड है। जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है दुनिया में वो सारे इसी तरीके का सेंसेक्स का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। इंडेक्स बताता है, ये जो सेंसेक्स है या फिर अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे तो निफ्टी 50 है, ये बताता है कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसी चीज़ के ऊपर बेस कर शेयर्स या स्टॉक्स खरीदे या बेचे जाते हैं। इसी चीज़ के ऊपर बेस करके इतना सारा बिजनेस होता है स्टॉक एक्सचेंजेस में। ठीक है। एज द ओल्डेस्ट इंडेक्स इन द कंट्री, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, सेंसिटिविटी इंडेक्स उसका फुल फॉर्म है, वो बहुत ही बेहतरीन है। इट एक्चुअली शोज व्हाट्स गोइंग ऑन और व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन इन द फ्यूचर। अगर सेंसेक्स बढ़ता है मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा इकोनॉमी अच्छा होगा। अगर सेंसेक्स फॉल करता है तो लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हमारा इकोनॉमी ख़राब होगा, और उस हिसाब से ही अच्छा और ख़राब होता है। ऑफ कोर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के और भी इंडेक्सेस हैं, जैसे डॉलेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डॉलर वर्जन, ये सेंसेक्स रुपी वर्जन है, डॉलेक्स है डॉलर वर्जन। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं निफ्टी 50। जैसे सेंसेक्स में 1978-79 बेस था, यहाँ पे बेस था 1995, और बेस वैल्यू जैसे सेंसेक्स में 100 था, यहाँ पे बेस वैल्यू था 1000। तो अभी जो आप देखते हैं ना सेंसेक्स क्रॉसेस 15,000, मतलब वो 15 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है। जैसे 1978-79 से अभी तक सेंसेक्स 400 टाइम्स बढ़ा है, 1995 से निफ्टी अभी तक 15 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है। निफ्टी का कैलकुलेशन 50 स्टॉक्स के ऊपर होता है 24 सेक्टर से। CNX निफ्टी जूनियर भी होता है, CNX 500 भी होता है, ऐसे बहुत सारे इंडिसेस निफ्टी निकालता है। CNX 500 में 500 स्टॉक्स होते हैं। दुनिया के मेजर इंडिसेस क्या होता है? एक होता है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये बहुत ही बेहतरीन इंडेक्स है। डाउ जोन्स का जो इंडस्ट्रियल एवरेज है, डाउ जोन्स एवरेज होता है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल होता है, सिंपली डाउ भी बोलते हैं इसको। ये 1896 से चल रहा है। ठीक है। आजकल के दिन में जो डाउ जोन्स इंडिसेस है, जितने भी इंडिसेस है, डाउ जोन्स का एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे डाउ 30 जो है वो 30 स्टॉक्स के ऊपर है। जो वर्ल्ड के 3 मेजर इंडिसेस है उसमें से एक है डाउ जोन्स, एक है स्टैंडर्ड और एक है नैस्डैक कंपोजिट, नैस्डैक कंपोजिट। ओके। तो ये डाउ जोन्स है, ये भी अमेरिकन है। स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 टॉप 500 कंपनीज का है, ये भी अमेरिकन है। ओके। नैस्डैक कंपोजिट है, ज़्यादातर ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए ही है नैस्डैक कंपोजिट, लेकिन ये भी एक बहुत ही बेहतरीन इंडेक्स है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलॉन्ग विद डाउ जोन्स एवरेज एंड SP 500, इट्स वन ऑफ द 3 मोस्ट फॉलोड इंडिसेस इन US स्टॉक मार्केट्स। तो उसके बाद है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कंपोजिट, ये सारे वर्ल्ड मेजर, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपोजिट होता है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज कंपोजिट, ऐसे बहुत सारे इंडिसेस होते हैं दुनिया में। ठीक है। सो दीज आर द 4 मेजर इंडिसेस ऑफ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग का मतलब है, देखिए आजकल भरोसा करना मुश्किल है, तो लोग क्या करते हैं कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लगा देते हैं जो कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग दे देती है। और वो पैसे कैसे कमाते हैं? कंपनीज उनको पैसे देते हैं कि तुम मेरा क्रेडिट रेटिंग करवा दो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। तो क्रेडिट रेटिंग कोई जाके किसी को दिखाता है तो लोग विश्वास करते हैं, हाँ अरे यार इसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है तो इसको हम लोन दे सकते हैं या फिर इसके स्टॉक्स हम खरीद सकते हैं। तो किस चीज़ के ऊपर बेस करके क्रेडिट रेटिंग होता है? पास्ट हिस्ट्री, उन्होंने बोरो किया था तो पे ऑफ किया या नहीं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट्स हुए या नहीं, मिस्ड पेमेंट्स है या नहीं, या फिर फ्यूचर इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है इस कंपनी का। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करके क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है कंपनीज को। जैसे वर्ल्ड में जो मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो है मूडीज, फिच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये सब है। इंडिया में क्राइसिल आपने सुना ही होगा जो कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग देता है। सिबिल जो इंडिविजुअल्स को क्रेडिट रेटिंग देते हैं। इसके अलावा भी यू हैव फिच रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इक्विफैक्स होता है, CARL होता है, कार्ल क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, इक्रा होता है, ऐसे बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया में। ठीक है। अब आते हैं स्टॉक मार्केट जू में। स्टॉक मार्केट में जो आपने एनिमल्स का नाम सुना होगा, ये सब क्या होता है? तो पहला जो जानवर है वो है बेयर,
बेयर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरली पेसिमिस्टिक होते हैं, मतलब वो हमेशा सोचते हैं कि अरे यार स्टॉक का प्राइस तो गिरने ही वाला है तो हम बेच देते हैं। कहाँ से आया ये नाम बेयर? एक इडियम है, टू सेल द बेयर स्किन बिफोर वन हैज कॉट द बेयर, मतलब बेयर पकड़ने से पहले ही बेयर का स्किन बेच दो। मतलब क्या, तुम पहले ही बेचने की सोच रहे हो, खरीदने से पहले ही बेचने की सोच रहे हो। तो वहाँ से आया, जो पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलते हैं बेयर, और जो ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको बोलते हैं बुल। वो जनरली बहुत सारे रीज़न से बोलते होंगे, लेकिन जो मेन रीज़न होता है, जो लोग लोग कहते हैं कि यही रीज़न है, मतलब ये बेयर और बुल कैसे मारते हैं। बेयर कैसे मारता है? पैरों से नीचे की तरफ मारता है। बुल कैसे मारता है? सींग से ऊपर की तरफ मारता है। तो बुल ऐसा ऐसा इन्वेस्टर है जो ऊपर की तरफ देखता है, मतलब वो हमेशा सोचता है कि पैसे तो बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है, स्टॉक का प्राइस तो बढ़ता ही रहेगा तो मैं स्टॉक खरीदता हूँ। बेयर सोचता है अरे स्टॉक का प्राइस तो गिरता ही रहेगा तो मैं स्टॉक बेचता हूँ। इसके अलावा होता है पिग। पिग मतलब जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इन्वेस्टर्स जो बहुत इम्पेशेंट होते हैं, ग्रीडी होते हैं, इमोशनली बेच देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा बड़े लूजर्स होते हैं मार्केट में। लेम डक होता है। लेम डक कौन है? ऐसा इन्वेस्टर है जिसने बहुत सारे डिफॉल्ट्स किए, इसने बहुत बार लॉस खाया, बहुत बार पैसे वापस नहीं किए, इसका एकदम क्रेडिट रेटिंग कम हो गया है, तो सच ए पर्सन इज कॉल्ड अ लेम डक। स्टैग होता है। स्टैग कौन होता है? स्टैग ऐसे लोग हैं जो बुलिश भी नहीं होते, बेरिश भी नहीं होते, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं, ठीक है, अरे अभी मिला चलो बेच दो, अरे ये मिला चलो खरीद लो। समबडी हु इज ऑलवेज वेरी इम्पेशेंट, खरीदना चाहता है, चलो ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ते रहेंगे या कम हो, जब थोड़ा सा बढ़ा बेच दो, थोड़ा सा कम हुआ खरीद लो। इस तरह के आदमी को बोलते हैं, इस तरह के इन्वेस्टर को बोलते हैं स्टैग। वुल्फ कौन है? वुल्फ तो आपने सुना ही होगा, आपने मूवी देखा होगा, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, है ना, डिकैप्रियो का। वुल्फ कौन है? वुल्फ इज द इन्वेस्टर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, समटाइम्स क्रिमिनल भी होता है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में खरीदता बेचता है। क्रिमिनल आदमी है, जैसे हर्षद मेहता, तो अपने आप चेंज करता है चीज़ों को, अपने आप पैसे कमा लेता है, क्रिमिनल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ वुल्फ। डेड कैट बाउंस क्या होता है? डेड कैट बाउंस मतलब गिर रहा है, शेयर प्राइस गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, सडनली थोड़ा सा बढ़ा, सो दैट्स अ डेड कैट बाउंस। सडनली डेड होते होते बाउंस किया कैट ने। सो शार्प फॉल के बाद एक ऊपर जाना स्टॉक, उसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस। इसके अलावा भी होते हैं रैबिट्स। रैबिट्स कौन होते हैं? रैबिट्स बहुत कम टाइम के लिए शेयर मार्केट में आते हैं, आए कुछ खरीदा, एक 100-200 शेयर खरीदा, कुछ दिनों बाद बेच दिया और निकल गए, और कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स आर कॉल्ड रैबिट्स। टर्टल्स कौन है? टर्टल्स मतलब जो धीरे से खरीदते हैं, बहुत सोच समझ के बेचते हैं, बहुत सोच समझ के खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं, नहीं नहीं जल्दी नहीं बेचना है, चलो 5 साल 10 साल के लिए रखो, उसके बाद बेचो तभी तो प्रॉफिट आएगा। चिकन होते हैं। चिकन कौन है? चिकन एक ऐसा इन्वेस्टर है जो सबसे कम रिस्क लेता है। चिकन हार्टेड बोलते हैं ना, पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, तो वो सबसे कम इन्वेस्टमेंट लेते हैं। शीप होते हैं। शीप मतलब जो हर्ड में चलता है, चलो सब ये खरीद रहे हैं तो मैं भी खरीद लेता हूँ, ऐसे लोग, ऐसे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं शीप, ठीक है। वेल्स होते हैं। वेल्स कौन है? वेल मतलब जो अकेले आके पूरे स्टॉक एक्सचेंज को हिला सकता है, एक्सट्रीमली बिग इन्वेस्टर्स हु कैन मूव द स्टॉक मार्केट ऑल टुगेदर, तो उसको बोलते हैं वेल्स। स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज द स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट? स्टॉक मार्केट हमारा जो मिराकुलस इंडस्ट्रियल ग्रोथ है 1991 के बाद, या पब्लिक, या फिर हमारे कंट्री का भी नहीं, अमेरिका का सोचिए आप, यूएस का सोचिए, ये जो मिराकुलस ग्रोथ है कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ का, ठीक है, इंडस्ट्री जो इतना बड़ा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बेहतर हुआ है, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग फिनेंस से ही होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स फिनेंस द मिराकुलस ग्रोथ ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफस्टाइल को बेटर करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगा सकते हैं कंपनीज, बिकॉज उनको पैसे मिल रहे हैं, पब्लिक का पैसा मिल रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी फंड करते हैं, बड़े बड़े मशीनरीज बनाते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेहतर होते हैं, लाइफस्टाइल बेहतर होता है। हमारे जो 3 सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज,
उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो उनका भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा, उनका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो वो लोग और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं नए टेक्नोलॉजीज़ में, जिससे हमारे सेक्टर्स बढ़ेंगे, हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। सिर्फ अर्बन को नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में रूरल लोग भी काम करते हैं, रूरल लोग भी ट्रेड करते हैं, उससे रूरल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, अगर हमारे पैसा जो ऐसे सेविंग्स में पड़े होते हैं, सेविंग स्कीम्स में या बैंक में, वो अगर इंडस्ट्री में फ्लो करते रहे, तो इंडिया कैन इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है और उसी हिसाब से एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकता है, अपने इंपोर्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है कि यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, इतना ही लेना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, नए ऑर्गेनाइजेशंस बिल्ड कर सकते हैं, जो इन टर्न हमारे हाथों में ही ज़्यादा पैसा लाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जॉब क्रिएट करता है, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री बढ़ेगा उतना ज़्यादा जॉब होगा। ठीक है, वो उतना ज़्यादा जॉब होगा तो उतने सारे लोगों को जॉब मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़रूरत होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का ज़रूरत होगा तो यूनिवर्सिटीज़ बढ़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज बनाने होंगे तो यूनिवर्सिटीज़ बनाते रहेंगे इसको। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ अगर अगर ये बनाते रहे तो यूनिवर्सिटीज़ विल मूव टूवर्ड्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मोर एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज क्रिएट किया जाएगा, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल बेस और बढ़ेगा, स्टार्टअप्स होंगे, नए बिजनेसेस खुलेंगे, बिजनेसेस एक्सपैंड होंगे। मोर इम्पॉर्टेंटली, नॉर्मल टाइम में या पीस टाइम में हम लोग जो सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जिससे जो इंडस्ट्रीज बढ़ते हैं, उसी से हम एबनॉर्मल सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, जैसे पैंडेमिक का सिचुएशन, आज का सिचुएशन आपने देखा ही होगा, ऑक्सीजन या फिर मेडिकल किट्स का कितना ज़रूरत है, हम अपने इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ बनाने के लिए। गॉड फॉरबिड अगर कोई वॉर हुआ तो उस टाइम पे इसी सेविंग से हम वॉर को फंड कर सकते हैं, जैसे दूसरे कंट्रीज करते हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्शन हाउसेस, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए, वेपनरी के लिए। इंडस्ट्रीज को आप देख रहे हैं आजकल के दिन में जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीजन सप्लाई के लिए या फिर मेडिकल किट सप्लाई के लिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर बड़े बड़े कंपनीज है, वो सब। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स ऑप्टिमाइज हम कर पाए तो हमारा देश प्रगतिशील और शक्तिशाली बन सकता है। With that, we end the lecture. Thank you, guys.